नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सैटरडे हमने राहु शनि शापिदोष के बारे में बात की। उसके बाद जो लगातार ईमेल आए उसमें ज़्यादातर उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आसपास। तो हमने सोचा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर एक शो करते हैं जिसमें आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दी जाए। अभी 1:30 हमने यूट्यूब पे शो किया था जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान लोगों को या जिनकी शादीशुदा लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी है उनको वास्तु शास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम की रचना में डू एंड डज क्या नहीं रखना चाहिए, उन तमाम बातों को हमने वहाँ पे आपको बताने की कोशिश की, छोटी छोटी वास्तु के टिप्स देने की कोशिश की। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो क्यों होता है, उसका समाधान क्या है, अगर किसी वजह से आपकी लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब है तो आप लीगल एक्शन के अलावा, जैसे कहते हैं कि दवा और दुआ साथ में मिलकर काम करते हैं, वैसे रिश्ते को डिजास्टर सिचुएशन में ले जाने के बजाय अगर आप कोई सिंपल उपाय ढूंढना चाहते हो तो वास्तु के नज़रिए से हम आपको छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो एक अपने पार्टनर के लिए जो एक प्रिजुडाइज है, उनसे नाराजगी है, उनसे जो एक चिड़चिड़ापन है, उसके बजाय आप उस एंगल से भी सोच सकते हो कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी सोच के प्लान करके नहीं देता। शादीशुदा जो लोग लव मैरिज की होती है उनकी लाइफ भी, उनकी भी शादी एक मुकाम पे आने के बाद सफोकेट हो जाती है और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उसकी क्या वजह है, वास्तु के हिसाब से उसकी क्या वजह है और उसका उपाय क्या है, ये तमाम चीज़ें इसके प्रोग्राम में हमने कवर की है। आज का प्रोग्राम समझने के लिए आपको लास्ट सैटरडे जो हमने यूट्यूब और फेसबुक पे राहु शनि शापिदोष का प्रोग्राम किया था उसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं, क्या ऐसे ग्रहमान है जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट टूट सकती है, कई बार लव रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप हो जाता है। बात कहीं से भी करो, अनमैरिड लोगों से करो या मैरिड लोगों से करो, लेकिन जब रिलेशनशिप में आपको डिप्रेशन या मायूसी मिलती है, धोखाधड़ी मिलती है, तब आदमी अपने आप ही डिप्रेस हो जाता है। तो पहले ग्रह दशाओं के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहों के अनुसार राहु, मार्स यानी मंगल, मर्क्यूरी, मून एंड वीनस, ये तमाम ग्रह ऐसे हैं जिसकी वजह से आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घर के बाहर एक ट्रायंगल रिलेशनशिप बनते हैं और कई बार वो अलग अलग तरह के इफेक्ट दिखाई देते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे बनते हैं जो बहुत ही हिडन पोजीशन में होते हैं और जो कभी भी उभर के सामने नहीं आते हैं, बस वो आपके पीछे, आप उसको स्टेप बैक कह सकते हो, धोखा कह सकते हो। कई बार पति पत्नी में से किसी को पता भी होता है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं। मेजॉरिटी इस तरह के रिश्ते दोनों के बीच में होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो कोई कन्फेस नहीं करता है और वो कंफ्यूज रिलेशनशिप है, वो चोरी छुपी के रिश्ते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में अलग अलग तरह के ग्रहों की रचना होती है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और वीनस जो कि शुक्र माना जाता है, वीनस जो होता है वो रोमांस की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है, राहु, मून, मार्स और वीनस एंड मर्क्यूरी, इसका कॉम्बिनेशन अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में पड़ता है तो उस कंडीशन में कई बार पति या पत्नी दोनों में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लेकिन सब लोग शायद जानते हुए भी उसको अनजान कर देते हैं, उसको इग्नोर किया जाता है। पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप इससे बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में आ जाते हैं, लेकिन वो एक छत के नीचे साथ में रहने के बावजूद भी वो रिश्ता जो होता है वो कामयाब नहीं होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है और लोग जो होते हैं वो घर के बाहर रिलेशनशिप बनाते हैं और उसकी वजह से एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोसाइटी है, जो समाज व्यवस्था है, जिसमें पीछे लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन वो दोनों साथ में होने की वजह से कुछ सामने आके बात नहीं किया जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में वीनस, राहु, मर्क्यूरी एंड मार्स की पोजीशन जो है वो अगर आपकी ग्रह दशा के अनुसार तीसरे स्थान में है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक एज के बाद बनता है और इतना ज़्यादा विकृत कंडीशन में आ जाता है जिससे कई बार
आपसे रिलेशन खराब हो जाता है, लेकिन समाज व्यवस्था के हिसाब से पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है और रिलेशनशिप में सफोकेशन होती है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली में इस तरह की ग्रहदशा मालूम है, जिसकी जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में इस तरह की कोई भी व्यवस्था हो, उन लोगों को ये पूरा जो नेगेटिव प्रभाव है वो नॉर्थ फेसिंग घर में आने के बाद होता है। उससे पहले उन्होंने कितने घर बदले हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो नॉर्थ के घर में आ जाते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद, अगर नॉर्थ के घर में आप आए हो तो 2.5 साल के बाद उसके सर्कमस्टेंसेस बनने शुरू होते हैं। धीरे धीरे करके आपको 4 साढ़े 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पता चल जाता है, बट यू डोंट हैव चॉइस। तो आप उसको कंटिन्यू करते हो और उस रिलेशनशिप को आप सिर्फ स्ट्रेस में लेकर सिर्फ खींचे चले जाते हो, लेकिन उसमें लगाव नहीं रहता, अपनापन नहीं रहता है। कुछ ऐसे ग्रह दशा की बात करते हैं जिनकी जन्म कुंडली के अनुसार ये तमाम रचना चौथे स्थान में पड़ती हो। राहु, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस एंड मून का कॉम्बिनेशन अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में यानी कि 4th स्थान में अगर वो पड़ता हो, तो इस रिलेशनशिप में कई बार पति और पत्नी एक दूसरे से सब चीज छुपाते हैं और इसमें ज्यादातर फीमेल पार्टनर जो होते हैं उनका अपने हस्बैंड के साथ एक विश्वासघात होता है और उनके ट्रायंगल रिलेशनशिप बन जाते हैं और कई बार वो अपने पति के सामने कन्फेस भी करते हैं। कई बार अगर शादीशुदा दोस्ती की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी इस तरह के रिश्ते बनते हैं जिसमें लड़की की ओर से चीटिंग ज़्यादा होती है और वो कन्फेस भी कर देते हैं और उसकी वजह से कई बार वो सेपरेट भी हो जाता है, रिश्ता वहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में होते हैं तो लड़की की ओर से यानी कि वाइफ की ओर से, या अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की ओर से इस तरह की कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं, दुर्घटना बन जाती है और वो मिसगाइड हो जाती है। उसका इरादा नहीं होता है लेकिन वो मिसगाइड हो जाती है ग्रह दशा की वजह से। और जो लोगों की जन्म कुंडली में 4th भाव के अंदर मर्क्यूरी, वीनस, राहु या मार्स, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर एक साथ हो, तो ऐसे लोगों को वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर का घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप अच्छी लाइफ किसी भी और दिशा के घर में से रहते हो और धीरे धीरे जब दशा बदलने वाली होती है तो अपने आप दिशा भी बदल जाती है। इसीलिए वास्तु में कहा जाता है कि दिशाएं दशाएं बदल सकती है, लेकिन वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जब आपकी दशा बदलने वाली होती है तब आपको ख्याल आता है कि मुझे घर बदलना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। आप साउथ ईस्ट कॉर्नर के घर में जाते हो और वहां जाके दोनों पार्टनर साथ में गए थे लेकिन उसमें एक ही पार्टनर मैरिज लाइफ में रहता है और रिश्ता वहां से खत्म हो जाता है। अब ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में इस तरह की लव रिलेशनशिप ट्रायंगल वाले प्लेनेट की रचना 5th स्थान के अंदर बनी हुई है। जन्म कुंडली के 5वें भाव में अगर राहु और वीनस यानी कि शुक्र, अगर राहु और मून, अगर मार्स और वीनस इस तरह की कुंडली की रचना बनी हुई हो, तो ऐसे लोगों को वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितना भी धोखा होता हो, कितने भी प्रॉब्लम्स होती हो, लेकिन वो रिलेशनशिप उनके साथ बनाए रखते हैं। चाहे कोई मजबूरी हो सकती है, चाहे वो सब कुछ जानने के बाद उनके स्वभाव में इतनी करेज नहीं होती है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है और वो उस रिलेशनशिप में सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसे ही शो ऑफ करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं हो। और वो दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ नॉर्मल लाइफ जीते हैं, रिलेशनशिप में कोई लगाव नहीं होता है, रिलेशनशिप में कोई अपनापन नहीं होता है और वो एक छत के नीचे लोग जैसे किसी होटल या मोटल में रहते हैं उस तरह से वो 2 पार्टनर रहते हैं। और ऐसे रिश्ते आपको अपनी सोसाइटी और अपनी समाज व्यवस्था में काफ़ी जगह पे दिखेंगे। तो अगर 5th स्थान में इस तरह की व्यवस्था होती है तो या लड़का हो या लड़की हो, लेकिन कोई भी एक पार्टनर जो होता है वो पूरी जिंदगी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। वो जानता है कि आप गलत हो लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाता है, वो आपसे लड़ नहीं पाता है। और इस रिलेशनशिप की वजह से जो घर के बच्चे होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि वास्तु में कहा जाता है कि ब्रोकन फैमिली में से जो बच्चे आते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो कई बार अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो उसकी वजह से भी आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने बच्चों की वजह से आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप के साथ प्रॉमिस करना चाहिए कि इस तरह के रिलेशनशिप में घर में अगर आप आगे बढ़ते हो
तो बच्चों के लिए आप रोल मॉडल नहीं बन पाओगे। बच्चों को माता पिता के लिए एक रिस्पेक्ट होता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट तब तक होता है जब तक माता पिता उस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार मार्स, मंगल, मर्क्यूरी, मून, राहु और शुक्र, वीनस, ये तमाम की रचना अगर फिक्स स्थान में हो तो वो रिश्ता होने के बावजूद भी उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खामियाजा होता है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और जो हमने हमारे पिछले प्रोग्राम में शनि राहु शापी दोष के बारे में बताया, उसमें कुछ इस तरह के एग्जाम्पल और केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया गया है। अब ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं जिसमें घर का जो मुखिया होता है, घर का जो मेल पर्सन होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। कई बार वाइफ को पता होता है, उसको सब मालूम होता है, लेकिन समटाइम्स वो उसको रोक नहीं पाते। और कई बार इस घरों में कुछ दिशाओं में रिश्ते बिखर भी जाते हैं और कुछ दिशाओं में रिश्ता बना रहता है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मर्क्यूरी, वीनस, राहु, मार्स और मून की पोजीशन उनकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में है, उनको वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ वेस्ट दिशा का कदर नहीं लेना चाहिए। अगर वो किसी भी वजह से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से नॉर्थ वेस्ट के घर में आ जाते हैं तो वहाँ से फिर सारा डिजास्टर शुरू हो जाता है। वहाँ से घर का मुखिया जो ऑलरेडी पहले से ही कुछ रोमांटिक नेचर का था, फ्लर्ट करने वाला स्वभाव था, उसमें एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल गलत दिशा में ऐसा बैठ जाता है कि वो अपने ट्रायंगल रिलेशनशिप को घर में कन्फेस कर देता है और इसकी वजह से रिश्ता जो है वो बहुत ही नाजुक सिचुएशन में आ जाता है। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम के अंदर कभी भी आपके बेड के ऊपर 2 मैट्रेस अलाउड नहीं की जाती। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनके पास अगर 2 मैट्रेस होती है तो उसको फेंक देने के बजाय मास्टर बेडरूम में कैलिफोर्निया बेड हो आपका या किंग साइज का बेड हो तो उसमें 2 अलग अलग तरह की मैट्रेस डाल देते हैं। वास्तु यहाँ तक कहता है कि मास्टर बेडरूम के बेड के ऊपर 2 सेपरेट मैट्रेस नहीं होनी चाहिए, उससे मन में सेपरेशन के भाव पैदा होते हैं। चाहे आपने उसके ऊपर बेडशीट पूरी एक डाली है, कंफर्टर पूरा एक डाला है, लेकिन 2 सेपरेट मैट्रेसेस अलाउड नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग बच्चों की वजह से, नाइट जॉब की वजह से, बहुत ज़्यादा काम की वजह से हस्बैंड वाइफ अलग अलग बेडरूम में सो जाते हैं। अगर वास्तु में एक बेड के ऊपर 2 मैट्रेस अलाउड नहीं है तो 2 लाइफ पार्टनर को अलग अलग सोना नो मैटर व्हाट किसी भी वजह से अलाउड नहीं किया जाता। ईश्वर ने पति पत्नी के रिलेशनशिप को ऐसा बनाया है कि मिलियंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों ना हो, जब वो एक साथ अपने घर में अपने एक दूसरे के साथ जब होते हैं तब वो कई बार अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अपने आप ही सॉल्व कर देते हैं और वो बहुत बड़े नहीं बनते हैं। लेकिन वो अलग अलग सोते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में सेपरेशन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है उसमें मैंने एक कॉमन वजह देखी है कि रीज़न जो भी हो, लेकिन पति पत्नी का अलग अलग कमरे में सोना। तो मैं अपने फेसबुक फैन फॉलोअर, यूट्यूब के और जो भी हमारे वास्तुशास्त्र के फॉलोअर है उसको यही कहना चाहूँगी कि आप कितने भी बिजी हो, आपके बच्चे छोटे हो, आप काम में हो, लेकिन कोशिश करो एक या दूसरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की। कई बार स्नोरिंग भी रीज़न होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, रेस्टलेस स्लीप की वजह से, स्नोरिंग की वजह से, लेकिन हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि 2 सेपरेट बेडरूम पति पत्नी को नहीं यूज़ करनी चाहिए। और 7th हाउस के अंदर जिसका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, ऐसे तमाम लोगों को कई बार इस तरह के फ्लर्ट वाला नेचर होना, कई बार वो बुरे नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होते हैं, इसकी वजह से वाइफ के दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि व्यक्ति गलत हो, लेकिन उनका कुछ नेचर ऐसा होता है, उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है, वो बहुत ज़्यादा किसी और व्यक्ति के लिए लविंग और केयरिंग हो जाते हैं, उनका नेचर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसकी वजह से भी लाइफ पार्टनर मिसगाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्स भाव दिखाई देते हैं। कई बार कंफ्यूजन की वजह से रिश्ता खराब होता है, कई बार रियलिस्टिक वो पार्टनर जो होता है उनका नेचर ऐसा होता है जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते, तो दोनों चीज़ एक साथ दिखाई देती है। अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिसकी जन्म कुंडली में वीनस, राहु, मर्क्यूरी, मार्स 11वें स्थान में हो। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसकी जन्म कुंडली में ये तमाम ग्रह दशा का 11वें स्थान में अगर होना दिखाई देता है, आपको अपनी जन्म कुंडली का थोड़ा बहुत आइडिया है और आपको लगता है कि इस तरह के ग्रह आपके 11वें स्थान में हैं,
तो ऐसे तमाम लोगों की शादी जो होती है ना, वो पहले लव मैरिज से होती है, लेकिन उसके बाद वो लव मैरिज जो है वो डिवोर्स में बदल जाती है। और ऐसे तमाम लोगों की शादी जो होती है वो कई बार सेकेंड टाइम शादी होती है और वहाँ पे भी वो अपनी मैरिज लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीनस, राहु, मार्स और मर्क्यूरी अगर 11वें स्थान में है तो आपको दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का जो सुख होता है, जो पति पत्नी के अंदर एक हार्मोनियस फीलिंग होती है, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के जो भाव होते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने के जो भाव होते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते हैं। और आप शादी एक करो या जो भी करो, लेकिन कहीं पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। रिश्ते सिर्फ नाम के बन के रह जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। ऐसे तमाम लोग जो एक बार डिवोर्स से निकलते हैं और सेकेंड टाइम अगर वो शादी करते हैं तो भी उनकी शादी में कोई लगाव नहीं रहता है। समटाइम्स अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उन्होंने कोई ऐसे घर की रचना जिससे कंस्ट्रक्शन किया हो, कस्टम होम हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, लेकिन 7 साल के बाद कोई ऐसे घर में रहे हो जिसकी दिशा नॉर्थ यानी उत्तर पड़ती हो, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य पड़ती हो, वेस्ट यानी पश्चिम पड़ती हो एंड साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा पड़ती हो, तो वहाँ पे उनका सेकंड टाइम भी डिवोर्स हो जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब आप एक घर में कंटिन्यूस रहते हो और सब कुछ बहुत अच्छा चलता है तो उस वक्त ये मत सोचो कि इसी तरह से लाइफ चलती रहेगी। जिस घर में हम लाइफ का बहुत अच्छा पीरियड जीते हैं, कई बार हम उस घर में लाइफ का बहुत ही टफ पीरियड भी हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी फोर्स चेंज होता रहता है, नथिंग इज स्टेबल। प्रकृति का नियम है, पृथ्वी का नियम है कि परिवर्तन जो है यहाँ पे होता रहता है। अगर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है तो वास्तुशास्त्र के नियम को अगर आप रेगुलरली फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे, तो लाइफ में भी स्टेबिलिटी जो है वो रेगुलर बेस पे नहीं रहेगी और लाइफ कई बार अनस्टेबल हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राहु और वीनस एक साथ 12वें भाव में हो। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है उनको ये पता है कि 12वां भाव जो होता है वो कई बार लाइफ टू डेथ यानी कि मृत्यु का भी होता है। तो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिसकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु, केतु, वीनस यानी कि शुक्र 12वें भाव में पड़ता हो और उसके साथ केतु भी पड़ता हो। तो उस कंडीशन में ट्रायंगल रिलेशनशिप के बाद जब वो अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो भी पार्टनर के साथ चीटिंग किया था, पूरा हंगामा किया गया था, उसके बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को इंडिया में जानती हूँ, बहुत साल पहले की बात है, कि जो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, हमारे घर उनका बहुत बार आना जाना था। मेरे को हमेशा लगता था कि ये जो इतने अच्छे कपल है लेकिन वो साथ में नहीं रह पाएंगे। 2 बच्चे थे उनके, और एक मुकाम के बाद पहले हस्बैंड थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता था, वाइफ उसको इग्नोर करती थी क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं थी। लेकिन एक मुकाम के बाद उन्होंने कुछ ऐसे रिश्ते बनाए कि वो उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। और फिर एक उम्मीद एक हद तक होती है, एक मुकाम पे आने के बाद उनकी वाइफ बर्नआउट हो गई, उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो वहाँ से निकले और उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो मतलब जो उन्होंने जितना हंगामा किया वो भी कुछ अचीव नहीं कर पाए। कई बार हम बहुत गलत होते हैं ना, तो हमें कहीं पे भी शांति नहीं मिलती, चाहे हम अपने बच्चों को दुखी कर दें, अपने माता पिता को दुखी कर दें, पूरी समाज व्यवस्था को दुखी कर दें और अपने आप को सही करने का, प्रूव करने की कोशिश करें। और इतना झगड़ा करके जब हम अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करते हैं, अपनी एक इच्छा के लिए, अपनी कोई विश के लिए, अपनी कोई ऐसी तमन्ना के लिए जिसमें किसी का अप्रूवल नहीं होता है, तो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी शांति फिर भी नहीं मिलती है, सुखी फिर भी वो नहीं हो पाते हैं। अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी लाइफ में 12वें भाव में राहु, मार्स, वीनस एंड मर्क्यूरी का स्थान होता है। ऐसे तमाम लोगों को वास्तु के अनुसार अपने घर में, अगर आप पश्चिम दिशा के घर में रहते हो तो घर को 6 साल के बाद और 8 साल के बाद हमेशा घर को एक्टिवेट करना चाहिए, घर को रिचार्ज करना चाहिए, घर की एनर्जी को क्लीन करना चाहिए। वास्तु में कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हो। हमारे पास तो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन आमतौर पे भी आदमी सिंपल टिप्स अपने घर को रिचार्ज करता है। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि घर में एवरी ईयर किसी चीज़ का हवन करना चाहिए, आप जिसको भी बिलीव करते हो। लेकिन हवन का जो एक स्पेशल स्मोक होता है, हवन का जो धुआं होता है, उससे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप कुछ नहीं तो घर में धूप कर सकते हो,
एवरी वीक आप अपने घर के अंदर राइट साइड मेन एंट्रेंस डोर से शुरू करो, पूरे घर में गोल घूमो और लेफ्ट साइड से उसी धूप को निकाल के बाहर रख दीजिए। और वीक में एक बार आप अपने घर में धूप कर सकते हो। एवरी ईयर में एक बार घर में कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल करना चाहिए जो जिसमें आप बिलीव करते हो, जो आपकी इष्ट देव हो। आप भजन कर सकते हो, आप सत्संग कर सकते हो, आप चौकी कर सकते हो, जो आपके इष्ट देव उसके हिसाब से आपको कोशिश करनी चाहिए। स्पिरिचुअल चीज़ों से घर में एक रिस्पेक्ट के भाव बनते हैं। रिश्तों के अंदर कितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो, लेकिन अपने आप ही हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं और बच्चे, फैमिली सब एक साथ मिलके उस रिस्पेक्ट की वजह से कई बार एक दूसरे के साथ एक डिसिप्लिन के साथ बने हुए होते हैं। तो घर में एवरी ईयर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हवन वगैरह करना चाहिए। अब ऐसी बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र में क्या उपाय है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर उससे परेशान लोगों के लिए छोटी छोटी रेमेडी और टिप्स कैसे दी जाए। हमने YouTube के प्रोग्राम पे ये बातें बताई कि किस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल अलग अलग भाव है। जन्म कुंडली का तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, 11वां स्थान और 12वां स्थान। इसके अंदर वीनस की पोजीशन, राहु की पोजीशन, मार्स की पोजीशन और मर्क्यूरी की पोजीशन होती है तो शादीशुदा लाइफ में एक समय के बाद बहुत ज़्यादा तूफान खड़ा कर देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम कंफ्यूज होकर उसको कंटिन्यू करते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि रहना इस रिश्ते में कि चले जाना है। कुछ रिश्ते बिखर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ अचीवमेंट नहीं मिलता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इतना बुरा फ्यूचर देते हैं कि बच्चे अपनी शादीशुदा लाइफ में कभी भी तसल्ली या अच्छी लाइफ जी नहीं पाते। कुछ टिप्स तो मैंने पहले दी थी कि मास्टर बेडरूम के अंदर आपको मिरर्स अवॉइड करने चाहिए, नेचुरल प्लांट्स अवॉइड करने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम नहीं होना चाहिए वास्तु के अनुसार। कुछ छोटी छोटी टिप्स मैंने यूट्यूब पे दी गई है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। उसी 1:30 के यूट्यूब के आज के प्रोग्राम के फॉलोअप में फेसबुक पे 3 बजे का लाइव शूट किया जा रहा है। सुनीता जी हमारे साथ है, कुछ और भी हमारे फेसबुक के लॉयल व्यूअर्स हमारे साथ है। सबको एक बार नमस्कार। और सिंपल टिप्स, अगर आपके परिवार में कहीं पे भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कोई रिश्ता खराब हो रहा है, कोई घर टूट रहा है, तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है जिसमें हमें किसी के नाम और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, तो आप उनको भेज सकते हो। कुछ टिप्स हमने यूट्यूब पे दी है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल टिप्स देने की कोशिश करूँ। सबसे पहली बात, पति पत्नी का अपने बच्चों के साथ फैमिली पिक्चर घर के फैमिली रूम के साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। पूरे परिवार का फैमिली पिक्चर घर के फैमिली रूम के साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। सिर्फ पति पत्नी का पिक्चर जो उनकी हैप्पीएस्ट मोमेंट हो उनके मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। कुछ रेमेडी है जो फंक्शुई में की जाती है, लव नॉट सिंबल, जिसको मिस्टिक नॉट सिंबल किया जाता है। लव नॉट सिंबल को मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेड के बिहाइंड द हेडबोर्ड वॉल, जो आपके बेड का जो हेडबोर्ड होता है उसके पीछे की दीवार के ऊपर हिडन पोजीशन में लव नॉट सिंबल को आप ग्लू करके या स्टिक करके लगा सकते हैं। डबल हैप्पीनेस सिंबल, डबल हैप्पीनेस सिंबल जो होता है वो रिलेशनशिप में हार्मोनियस एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे रिश्ता एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी उसके साथ बना रहता है। जैसे आप एक फ़ोन करते हो और सामने वाला फ़ोन उठाता है और कुछ देर तक आपका कनेक्शन मिल जाता है, वैसा ही कुछ डबल हैप्पीनेस सिंबल का जो डायग्राम है उसके कुछ कैलकुलेशन है, उसमें पावर है। पुराने ज़माने से इतने सालों से आप स्वस्तिक बनाते हो जब आप कोई शुभ काम करते हो। तो स्वस्तिक क्या है? स्वस्तिक एक स्पिरिचुअल पावरफुल सिंबल है जो पॉजिटिविटी की निशानी है। इतने सालों से हम कई बार अपनी कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो हम श्री 1 और सवा लिखते हैं। वो क्या है? वो सब स्पिरिचुअल पावरफुल सिंबल है। वैसे वास्तुशास्त्र और फंक्शुई में भी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पावरफुल सिंबल है जो कई बार रेमेडियल तौर पे सिग्निफिकेंटली काम करते हैं। लव नोट सिंबल के साथ साथ डबल हैप्पीनेस सिंबल का प्रयोग भी कर सकते हो। अमेरिकन लाइफ में डबल हैप्पीनेस सिंबल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लोग उसकी ज्वेलरी बना के भी पहनते हैं, तो आप डबल हैप्पीनेस सिंबल का भी उपयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र में व्हाइट कलर के गैलपिंग हॉर्सेस, जिसमें हस्बैंड वाइफ की कपल की एक पैर बनी हुई आती है, वो स्पेशल हॉर्सेस से आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में कहीं से भी मिल जाएंगे।
अनमैरिड लोगों के लिए पियोनी फ्लावर्स आपको नेचुरल नहीं लेने हैं। पियोनी फ्लावर्स जो हैं वो आप आर्टिफिशियल या उसकी फ़ोटो या उसकी इमेज लेमिनेट करके आप यूज़ कर सकते हो। और वो अनमैरिड लोगों के रिलेशनशिप में बार बार कोई ब्रेकअप होता हो तो आप उनके बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगा सकते हो अगर फीमेल है। अगर मेल के लिए, यानी कि अगर आप अपने कोई भी मेल पर्सन के लिए लगाना चाहते हो, चाहे आपका बेटा हो, आपका ब्रदर हो, दोबारा आप शादी करवाना चाहते हो या शादीशुदा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो उस कंडीशन में पियोनी फ्लावर्स मेल के लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है, फीमेल के लिए नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ और सिंपल रेमेडी अगर हो सकता है तो फ्रेश फ्लावर का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एवरी डे आपको फ्लावर को बदलना पड़ेगा। आप कोई भी अलग अलग तरह के केमिकल को स्प्रे करके इस तरह के फ्लावर का उपयोग नहीं कर सकते हो और नेचुरल प्लांट बेडरूम में नहीं रख सकते हो। इसी के साथ साथ वास्तु के अनुसार कभी भी हस्बैंड एंड वाइफ का मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होता है। उसी के साथ साथ कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपका मास्टर बेडरूम सही दिशा में हो, मान लो कि साउथ वेस्ट में हो, वेस्ट में हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही दिशा में हो और आपका अगर 2 स्टोरी हो, सो बिलो द मास्टर अगर किचन की व्यवस्था पड़ती हो, अबाउ द मास्टर अगर आपके पास 3 स्टोरी घर है और अबाउ द मास्टर आपके पास कोई भी तरह के बोनस रूम का बाथरूम की व्यवस्था पड़ती हो, सो मास्टर बेडरूम सैंडविच कंडीशन में हो, बिलो द मास्टर आपका किचन पड़ता हो, अबाउ द मास्टर बाथरूम पड़ता हो, या फिर आपका अगर 2 स्टोरी है लेकिन बेसमेंट वाला है। अमेरिका में न्यू जर्सी, शिकागो, यहाँ पे काफी ऐसे घर है जो बेसमेंट वाले बने होते हैं। सो सपोज इफ यू हैव अ बेड, लाइक पूरा जो आपका घर है इंक्लूडेड बेसमेंट हो और एग्जैक्टली बेसमेंट के अंदर पूरी यूटिलिटी वहाँ पे पड़ती हो जो मास्टर बेडरूम के नीचे आती हो। बेसमेंट में यूटिलिटी, फर्स्ट फ्लोर पे किचन की व्यवस्था एंड सेकंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम की व्यवस्था। अगर इस तरह की कंडीशन में मास्टर बेडरूम की व्यवस्था होती है तो वो वास्तु दोष की निशानी बन जाती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कुछ इस तरह के ग्रह दशा के बने हुए कपल इस तरह के घर में आते हैं और ये वाला वास्तु दोष जितने भी बताए गए वो सारे 3 साल के बाद इफेक्टिव हो जाते हैं और वे धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है सेपरेशन में बदल जाते हैं। हमेशा हर रिश्ता बुरा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वक्त तक आदमी मिसगाइड हो जाता है लेकिन बाद में जब उसकी सेंस, उसकी समझदारी उसके साथ काम करती है और फैमिली बच जाती है। लेकिन कुछ रिलेशनशिप कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो डिवोर्स तक पहुंचाते हैं। काफ़ी सारे रिलेशनशिप जो लव रिलेशनशिप से शुरू होते हैं लेकिन बाद में भी वो ज़िंदगी के आखिरी मुकाम तक एक दूसरे के साथ पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कपल के बारे में बात हो रही है जिनका डिवोर्स हुआ है। कुछ ऐसे कपल के बारे में बात हो रही है जिसमें उनको एक अनुभव हुआ है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है या उस तरह के माहौल से उनको एक धक्का लगा है, वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है और वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अगर अपने घर में अप्लाई की जाती है तो हो सकता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल वापस बढ़ेगा और आपको सही गलत की पहचान होके आप वापस अपनी ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको लाइफ टाइम पकड़ के रखा जाए। लाइफ में जो भी चीज़ आती है और जाती है, अगर आप अपने फ्लो के साथ चलते हो तो रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाते हो। कई बार हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन यही चीज़ जब आपके बच्चों के साथ होती है तो एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हम अपनी बच्चों की गलतियां नहीं ढूंढते हैं, हम उसको माफ़ कर देते हैं और वो जो भी गलतियां चाहे उनकी हो या किसी और की हो लेकिन हम अपने बच्चों को साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ऐसा ही एक पॉजिटिव थिंकिंग, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज एंगल पति पत्नी के रिलेशनशिप में रखना चाहिए। गलतियां किसी से भी हो सकती है। अगर आप सही लाइफ पार्टनर हो तो उस रिलेशनशिप में होती हुई गलती को फॉरगिव करके आप आगे बढ़ सकते हो और अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक कायम कर सकते हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम हर सैटरडे आपके साथ यूट्यूब पे लाइव शो और फेसबुक पे 3 बजे उसी फॉलोअप में रेमेडियल के तौर पे आपसे हमेशा बात करते जाएंगे। आज से ये सिलसिला चालू रहेगा। मैं आज अपने किसी बिजनेस काम की वजह से ट्रैवल कर रही हूँ लेकिन लाइव शो में एक आपके साथ बात करने का रिश्ता बना हुआ है, तभी मैं आपको कहीं बाहर से भी अभी अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रही हूँ। काफ़ी सारे सवाल आए थे मुझे राहु शनि शापी दोष के बारे में और भी कुछ ऐसे ही प्रोग्राम के साथ नए नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग क्या होता है, लक्ष्मी योग का कैलकुलेशन वास्तु के हिसाब से कैसे किया जाता है,
काफ़ी बार बोलते हैं कि लोगों ने मेरी जन्म कुंडली देखकर ये बताया कि आपको लक्ष्मी योग है, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिला। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में ऐसे क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके ग्रह योग पावरफुल होते हैं? पैदाइशी हेवन लक में कुछ योग है, लेकिन आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसी तमाम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें लक्ष्मी योग को सक्रिय करने के लिए वास्तु की छोटी छोटी टिप्स लेकर नेक्स्ट हम आपके साथ बात करेंगे 1:30 PM ईस्टर्न टाइम के अनुसार यूट्यूब पे, और वैसा ही प्रोग्राम वही टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट फेसबुक 3 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदले। नमस्ते।